यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2023 का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर बाय। वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से, क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड इम्पोर्टेंट से याद आया कि ये जो है इस वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। और इसके पहले अगर आपने पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उनको आप देख लीजिए। आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सारे के सारे वीडियोस इनको आप देख सकते हैं, जहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 के अंदर। तो ये जो पार्ट 5 है ये इस सीरीज का अंतिम पार्ट होगा। यस, पार्ट होगा, हाँ। और जिसके बाद आपका कंप्लीटली जो पेपर है दिसंबर 2023 का आपको सॉल्व मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करें, आंसर की देखें आप, ठीक है। इन सवालों में जो बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही हैं, रीजंस वगैरह को नोट डाउन करें और आपको हेल्प हो जाएगी आपके आने वाले अपकमिंग पेपर के लिए। हेल्प से याद आया, क्यों ना आप लोग भी एक हेल्प करें इस वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। चलिए देखते हैं सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि, सवाल बोल रही है वैसे, जेम्स मार्सियस की थ्योरी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडेंटिटी स्टेटसेस ऑफ जेम्स मार्सियस थ्योरी? आइडेंटिटी अचीवमेंट, आइडेंटिटी फोरक्लोजर, आइडेंटिटी डिफ्यूजन, ओ माय गॉड, आइडेंटिटी डिफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी मोरेटोरियम। क्या होना चाहिए सही आंसर? अंग्रेजी वाले जो हैं इसको देने का प्रयास करें कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी में एक बार सवाल क्या बोल रहा है। और ये जो सवाल है पहली बार पूछा गया है, आपको बधाई हो इस बात की। यूजीसी नेट के इतिहास में 2019 से अगर हम बात करें तो, है ना, आई गेस ये फर्स्ट टाइम पूछा गया है। आगे रिपीट करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कौन सी जेम्स मार्सिया के सिद्धांत की अस्मिता संबंधी परिस्थितियां हैं? ठीक है, अस्मिता संबंधी परिस्थितियां कौन कौन सी है पूछ रहे हैं। अस्मिता, उपलब्धि, निषेध, पूर्व समापन, संकट, विलंकन। अगली बार आपको ये पूरा चीज मिलेगा, ये कॉमन मिलेगा अस्मिता वाला। खैर जाने दीजिए, यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए उसको आप देने का प्रयास करें, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या क्या देखने मिलता है, इसके अंदर हमको यहाँ पर देखने मिलता है अस्मिता उपलब्धि, अस्मिता निषेध, अस्मिता पूर्व समापन और अस्मिता संकट नहीं मिलता। अस्मिता विलंकन हमको मिलता है। विलंकन यानी कि मोराटोरियम की बात होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ए बी सी ई। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे ये इसका सही आंसर है। इसको एक बार देखते हैं हम अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडेंटिटी स्टेटसेस ऑफ जेम्स मार्सियास थ्योरी? अचीवमेंट की बात होती है, फोरक्लोजर की बात होती है, डिफ्यूजन की बात होती है एंड मोरेटोरियम की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। जेम्स मार्सिया की थ्योरी में ये 4 चीजें होती हैं, अचीवमेंट, फोरक्लोजर, डिफ्यूजन, मोरेटोरियम। ए बी सी ई ओनली, ये जो इसका है सही आंसर है। अब हम मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आगे के लिए आप सीखें। कौन कहता है कि पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते? नहीं, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर आपके लिए 52 यहाँ पर है। ऑटोक्लिटिक बिहेवियर रिफर्स टू, बताइए कौन से साल में सवाल ये रिपीट हुआ था। आपको ये फाइंड आउट करते नहीं आएगा तो आपको लगता है पीवाईक्यू पूछे नहीं जाते, ठीक है। ये अगर आप फाइंड आउट करना सीख जाएं तो क्या बात है, ठीक है। तो इसको देखिए, ऑटोक्लिटिक व्यवहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अ ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क फॉर वर्बल बिहेवियर, अ पर्सन हु वर्क्स अलोन, बिहेवियर फॉर द बेनिफिट ऑफ वनसेल्फ, बिहेवियर एग्जिबिटेड व्हेन वन मीट्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। शाब्दिक व्यवहार हेतु व्याकरणिक फ्रेमवर्क, वह व्यक्ति जो अकेले कार्य करता है। स्वयं के लाभ हेतु व्यवहार, किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के पश्चात प्रदर्शित व्यवहार, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोक्लिटिक बिहेवियर किसकी बात करता है? सवाल का उत्तर देने का प्रयास करें। ये बात करता है किसके बारे में? ये बात करता है आपके ऑप्शन नंबर 1, शाब्दिक व्यवहार हेतु व्याकरणिक फ्रेमवर्क है। अ ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क फॉर वर्बल बिहेवियर, ये बात करता है ऑटोक्लिटिक बिहेवियर रिफर्स, मतलब क्या होता है? यही होता है कि एक ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क होता है, जो भी हम शाब्दिक व्यवहार करने वाले हैं, जो भी हम बोल के व्यवहार करने वाले हैं उसके बारे में। इसी की एक और कॉपी पेस्ट चीज है, वो है ऑटोटेलिक। तो कई लोग यहाँ पे ऑटोटेलिक से भी कंफ्यूज हो गए होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोल रहा है आपसे, हाउ टाइप 2 एरर कैन बी रिड्यूस्ड व्हाइल टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। टाइप 2 का जो एरर होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हाइपोथेसिस परीक्षण के दौरान?
डिक्रीजिंग द चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इंक्रीजिंग द चूजन लेवल, डिक्रीजिंग द सैंपल साइज या फिर इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। तो यहाँ पे प्रयास करें इसका आंसर देने का। देखते हैं यहाँ पे हिंदी में, प्राकल्पन परीक्षण करते हुए टाइप 2 त्रुटि दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। बात कर रहे हैं टाइप 2 की। तो कैसे कम किया जा सकता है? सार्थक मान के चयनित स्तर को घटाकर, सार्थक मान क्या है आपका, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के चयनित स्तर में इंक्रीमेंट करके, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। सैंपल सैंपल आकार को घटाकर और सैंपल आकार में वृद्धि करके। ठीक है, क्या करेंगे आप यहाँ पर? तो सार्थक मान के चयनित स्तर में वृद्धि करेंगे आप टाइप 2 घटाने के लिए, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कम करने की बात कर रहे हैं। और क्या करेंगे आप यहाँ पे, सैंपल के आकार में वृद्धि करके आप ये दोनों चीजें करेंगे। बी और डी जहाँ मिल रहा है, बी हमको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग द चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। बी और डी यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। अब हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ऑप्शंस हैं आपके पास। गेस्टाल्ट अप्रोच इज डिमेंटिस्टिक, Gestalt psychology has sometimes been called phenomenology. Gestalt psychology can be thought of as an attempt to apply field theory from physics. Gestalt psychologists believe that whatever happens to a person influences everything else about the person. काफी अच्छा सवाल, काफी घुमावदार सवाल, जो बना देता है इस सवाल को थोड़ा सा टफ। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान तत्वीय है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को यदा कदा परिघटना विज्ञान कहा गया है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को भौतिकी से क्षेत्र सिद्धांत लागू करने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि किसी व्यक्ति के साथ जो कुछ भी घटता है वह उस व्यक्ति से संबंधित प्रत्येक चीज को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये चीज भी देखने मिलती है, ये भी देखने मिलती है, और ये हमको देखने नहीं मिलती है। ठीक है, तो सी डी मिल रहा है, सी डी यहाँ भी मिली, सी डी यहाँ भी मिली है, और कहीं नहीं सी डी मिली है। ए भी तो नहीं हमारा, तो सही आंसर क्या होता है? बी सी डी यहाँ पर हमारा हो जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को कभी कभी हम परिघटना विज्ञान भी कह देते हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्ट अप्रोच इज डिमेंटिस्टिक या डिटर्मिनिस्टिक, क्या बोलना चाह रहे थे एनटी वाले, पता नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं है। बाकी जो है आपका 3 बी सी डी यहाँ पे सही हो जाता है। तो ये जो है करेक्ट है, अबाउट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। है समटाइम्स बीन कॉल्ड फेनोमेनोलॉजी भी कहते हैं इसको। कैन बी थॉट ऑफ एज एन अटेम्प्ट टू अप्लाई फील्ड थ्योरी फ्रॉम फिजिक्स, है ना, साइकोफिजिक्स वगैरह आप देखते हैं यहाँ पे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट व्हाटएवर हैपेंस टू अ पर्सन इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग एल्स अबाउट द पर्सन। ठीक है, तो ये भी हमको देखने मिलता है, बी सी डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है, बाह्य वस्तु प्रभाव फॉरेन हेल की बात कर रहे हैं कि संकल्पना का सृजन किसने किया था? ये किया था आपके कर्ट लुइन ने। नहीं मालूम है तो इसको नोट कर लीजिए, कर्ट लुइन ने किया था फॉरेन हल की बात पे। ठीक है, फॉरेन हल की बात किसने की थी? फॉरेन हल की बात की थी आपके, बाह्य वस्तु प्रभाव की बात किसने की है? कर्ट लुइन ने की है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए सवाल। अगला सवाल भी बोल रहा है, ऑल्दो शी लाइक्स टू वियर गोल्ड इयरिंग वेरी मच, तन्मय मूव्ड द सेम व्हेन शी जॉइंड अ स्कूल वेयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड, दिस सोशल इन्फ्लुएंस इज अ एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है, वो लाजमी भी है। यद्यपि तन्मया को सोने के बुंदे पहनना अत्यधिक पसंद है, तथापि विद्यालय में प्रवेश के बाद से जहाँ स्वर्ण आभूषण पहनने की अनुमति नहीं है, उससे उसने इन्हें हटा दिया। इस प्रकार का सामाजिक प्रभाव निम्न में से किसका उदाहरण है? कंप्लायंस, कन्फर्मिटी, सिंबल, इन्फ्लुएंस, प्लूरिस्टिक, इग्नोरेंस। अगर आप देखेंगे तो ये शब्द देखिए, अगेन आपका पीवाईक्यू रिपीट है, इसलिए कहते हैं पीवाईक्यूज आर इम्पोर्टेंट, मगर हम तो करेंगे नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सही आंसर क्या है देने का प्रयास करें। सही आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्फॉर्मिटी। दूसरे लोग भी उतार दिए हैं सोने के जेवरात, है ना, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कान के सोने की रिंग, तो क्या किया, ये जो तन्मय नाम की लड़की गई थी, इसने भी यहाँ से गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सिगमंड फ्रॉइड वाज बोर्न ऑन, एक इजी सवाल यहाँ पे, सिगमंड फ्रॉइड का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर हम बात करें, सिगमंड फ्रॉइड का जन्म 1939 में, यहाँ तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके पहले ही जो मतलब थे। ठीक है, तो यहाँ पे कब हुआ जन्म उनका? 23/9 को नहीं हुआ था, जन्म हुआ था उनका 6/5 को। ठीक है, तो 6/5/1856 को उनका जन्म हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखें, नोट करें, आगे रिपीट होने की संभावना बिल्कुल भी ना के बराबर है। हो जाए तो अच्छी बात है, सभी को 2 नंबर मिलेंगे फ्री के। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पे? अगला सवाल बोल रहा है, अरेंज द स्टेटस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय टकमैन। टकमैन के अनुसार सवाल कहाँ से? आपकी एनसीईआरटी से है। स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग,
फॉर्मिंग, एडजर्निंग, नॉर्मिंग क्या होता है? तो आपको मालूम है, ऑप्शंस देखिए, सी ए दिया हुआ है, कौन सा होगा पहले? या तो ए होगा या सी होगा। ए क्या है? स्टॉर्मिंग पहले आ ही नहीं सकता। सी दिया है एफ एस एन पी ए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो टकमैन की स्टेजेस का निमोनिक नोट कर लीजिए, इसको हाथ पे लिख लीजिए, माथे पे लिख लीजिए, जहां मर्जी है लिख लीजिए, दीवार पे लिख लीजिए। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और फिर एडजर्निंग। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, सी ए ई, सी ए ई, ये है आपका सही आंसर यहाँ पर। ठीक है, ओके। आगे देखिए, अब ये तो आपको हर बार नया मिलेगा देखने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे? रूप निर्माण करेंगे, उत्तेजनापूर्ण स्टॉर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे? प्रतिमान निर्माण करेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद करते हैं निष्पादन, और फिर क्या करते हैं? स्थगन करते हैं। ठीक है, द कोर्ट इज एडजर्न, यानी कि स्थगित कर दी जाती है। अब चलते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर, और ये देखिए सवाल कहाँ से? आपके यूनिट नंबर 1 से है। यूनिट नंबर 1 से आपने 2-3 सवाल देख लिए अभी तक, मतलब केवल अगर इंडियन साइकोलॉजी की बात करें तो, बाकी तो काफी कुछ देखा हुआ है आपने। सवाल पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ यम एज पर अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंदर कई सारी चीजें हैं, यम, नियम और भी कई सारी चीजें हैं। उनमें से पूछ रहा है कि यम की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन आपके पास है अहिंसा, शौच, आस्तेय, तापस। अब देखिए जो तापस है, आगे कई लोगों को रुलाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास? यहाँ पे जो शौच है वो नहीं है हमारे पास, और तापस जो आपको बताया था रुलाने वाली चीज, बी और डी यहाँ पे सही आंसर है। तो थर्ड जो है वहाँ पे सही आंसर हो जाता है, क्योंकि क्या पूछा है? यम के कंपोनेंट कौन कौन से नहीं है? अहिंसा भी है और आस्तेय भी है, सच भी बोलना है, चोरी भी नहीं करनी है। अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक हैं? ऑल राइट। और यहाँ पर देखिए आप, ये एनटीए का मैजिक। सवाल क्या पूछ रहा है? अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक हैं? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कौन से हैं पूछ रहा है, और ऊपर क्या पूछ रहा है? आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ यम। तो यहाँ पे तो हिंदी मीडियम वालों का 2 नंबर तो गया पानी में। ठीक है, अगर आपने अंग्रेजी में नहीं देखा था तो, क्योंकि मानेंगे किसको? वो मानेंगे वो अंग्रेजी में। ठीक है, भले ही आपके 100 सवाल का आंसर आपका सी है, लेकिन अगर अंग्रेजी में उन्हीं 100 सवालों का आंसर बी है, नंबर किसको मिलेगा? नंबर मिलेगा बी वालों को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है गलत हो जाता है सवाल, आप समझ गए ना क्या होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जून के लिए खतरा बढ़ने वाला है। टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन अ जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल एंड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल वी हैव टू यूज बाई सीरियल आर, पॉइंट बाय सीरियल कराया हुआ है, बताया हुआ है। वास्तविक रूप से द्विभाजी चर एवं सतत चर। द्विभाजी क्या है आपका? डाइकोटोमस, ये भी ये भी। सतत चर क्या है? चल रहा है के बीच सहसंबंध की गणना के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? हम प्रयोग करते हैं हमारे पॉइंट बाय सीरियल आर का। ठीक है, तो पॉइंट बाय सीरियल आर जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए एक और चीज यहाँ पर, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल पब्लिश इन 1959 हैज, ये अगली बार रिपीट नहीं होगा, बहुत ही कम संभावना है। वर्ष 1955 में प्रकाशित विशलर विशेलर अरे विशेलर वयस्क बुद्धि मापनी WAIS में शामिल है। क्या शामिल है यहाँ पे? शामिल है आपके 6 शाब्दिक और 5 प्रस्तुति, 6 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस जो है वो इसका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ऐसा एनटीए बोल रहा है यहाँ पे, ये सही आंसर इसका है। 6 वर्बल, 5 परफॉर्मेंस, ये जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। ठीक है, वर्क संबंधी स्ट्रेस इनमें से कौन सा नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कोवर्कर्स, अनप्लीजेंट वर्क एनवायरनमेंट, कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली मेंबर्स। कार्य आधारित प्रतिबल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जैसा यहाँ पे नहीं है पूछा है, काश ऊपर भी यम नियम वाले में भी पूछ लिया होता तो 2 नंबर मिल जाते बच्चों को। ठीक है, दूसरों का उत्तरदायित्व, सहकर्मियों से सहयोग का अभाव, पारिवारिक सदस्यों में से अंतर्द्वंद, अरुचिकर कार्य वातावरण। ठीक है, नॉट पूछ रहा है कार्य संबंधी कौन सा यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, प्रतिबल नहीं है। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस ही बात है, आपको समझ में आ रहा है बड़ी आसानी से कि परिवार के साथ लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, ये कार्य संबंधी स्ट्रेस में नहीं आएगा। पारिवारिक सदस्यों से अंतर्द्वंद जो है ये आपका कार्य संबंधी या कार्य आधारित आपका स्ट्रेस नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे सवाल नंबर 63। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोफिजिकल स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर ठीक है, अगर आपने इसको केवल एनसीईआरटी भी पढ़ी होती तो आपको ये बन जाता है ना। एक ऑप्शन आप निकाल लेते, एक आपको जो है निकालना पड़ता। वीवर्स रेशियो इंक्रीजेस एज द स्टिमुलस इंटेंसिटी इंक्रीजेस,
DL increases proportionately to the changes in the stimulus intensity. Lemons determines the perception of sensory stimulus. Weaver's ratio and Teschner's law are contradictory in nature. ठीक है, तो इसको देने का प्रयास करें अंग्रेजी वाले। यहाँ पे देखते हैं सवाल को हिंदी में। मनोशारीरिक मत के अनुसार निम्न में से कौन से कथन सही हैं? वेबर अनुपात में उद्दीपन तीव्रता में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं होती है। डीएल में वृद्धि उद्दीपन तीव्रता में परिवर्तन से समानुपाती होती है? बिल्कुल। संवेदी उद्दीपन के बोध का निर्धारण सीमांत लीवेंस करते हैं? बिल्कुल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वीवर अनुपात व टेक्नर्स लॉ, फ्रेशनर्स पूछना चाह रहे थे वो, प्रकृति में विरोधात्मक है? बिल्कुल नहीं। बी और सी जो है यहाँ पे सही आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ये जो है आपका सेकंड नंबर का आंसर सही है। ठीक है, डिफरेंस लीवन जो है इंक्रीजेस प्रोपोर्शनलिटी टू द चेंजेस इन स्टिमुलस इंटेंसिटी। लीवंस डिटरमाइन द परसेप्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस। दोनों ही चीजें आपकी कहाँ दी हुई है? एनसीईआरटी पे दी हुई ही है। बी एंड सी जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगेन ये क्या है? ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है, और वो कैसे है उसको अभी हम देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, कॉन्टेक्ट हाइपोथीसिस। ओके, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर लास्ट टू लास्ट में पूछा था। ये किसने दिया है? आपके एड्जन एंड फिशबीन ने आपको दिया हुआ है। ए के साथ क्या जाएगा? आपका थर्ड जाएगा। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो ये सही है, बी के साथ फोर आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है। कॉजल एट्रीब्यूशन की बात किसने की है? एट्रीब्यूशन के लिए बात करता है, ठीक है, करती है। बी के साथ फोर आपका, ठीक है। अब आपको केवल ये देखना है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के बारे में। अगर आपने हमसे काश पढ़ा होता तो आप इसे सही कर लेते। ताजफल एंड टर्नर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एसआईटी थ्योरी के बारे में। तो जैसे ही आप सी के साथ वन लगाते, ये जो है आपका पेटिग्रीव के साथ यहाँ पे लग जाएगा, पेटीज के साथ यहाँ पे। तो डी के साथ क्या जाएगा? आपका सेकंड जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होता है? सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। ये यहाँ पर इसका सही आंसर होता है। ठीक है, इसको नोट करके रख लें, आगे हो सकता है रिपीट करेंगे। इस बार नहीं, दिसंबर में कर दें, या फिर दिसंबर में नहीं तो जून में कर दें। ठीक है, पेटिग्रीव क्या किया है? पेटिग्रीव ने क्या किया है? इसको दिया है। केरी ने क्या दिया है? इसको दिया है। इसने किसको दिया है? इसको दिया है। इसने क्या दिया है? इसको दिया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। अब देखते हैं अगला सवाल। फैक्टर्स कवर्ड बाय जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी आर। इस प्रकार के सवालों में देखिए आपको थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस लगाना होता है, तो आप इसको बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको नहीं भी आता है तो। क्या क्या दिया हुआ है? वर्बल एप्टीट्यूड, फॉर्म परसेप्शन, मैकेनिकल रीजनिंग, मोटर कोऑर्डिनेशन, क्लरिकल परसेप्शन। चूज द करेक्ट आंसर बोला है। इसमें से आपकी मैकेनिकल रीजनिंग नहीं होगी, बाकी सब जो है आपके इसके अंदर कवर किए जाते हैं। वर्बल एप्टीट्यूड भी, नामी में एप्टीट्यूड है, फॉर्म परसेप्शन भी, मोटर कोऑर्डिनेशन और क्लरिकल परसेप्शन भी इसके अंदर आता है। तो ए बी डी ई ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे ये इसका सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे इसका सही आंसर है। मौखिक अभिक्षमता, रूपात्मक प्रत्यक्षीकरण, प्रेरक समन्वयन और आपकी लिपिकीय प्रत्यक्षीकरण। यांत्रिक तंत्र की बात नहीं होगी, मैकेनिकल्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। उसके बाद देखिए नया टाइप का सवाल पहली बार पूछा गया इस प्रकार से। इन वन एक्सप्लोरेटरी, हमको खोल खोल के देखना है, एक्सप्लोर करना है। सीक्वेंशियल डिजाइन, लाइन से चलेगा। व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस? क्या करेंगे हम? पहले यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे, केवल आपको बस ये मालूम होना चाहिए था कि आप पहले क्वालिटेटिव लगाएंगे या क्वांटिटेटिव लगाएंगे आप। ठीक है, बस इतना सा पूरा खेल था, और बाकी फिर आप इसको सॉल्व कर सकते थे बड़ी आसानी से। यहाँ पे क्या दिया है? क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन दिया हुआ है, तो बी आएगा सबसे पहले। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ए यानी कि क्वांटिटेटिव, पहले क्वालिटी आएगी, फिर देखेंगे आप क्वांटिटी निकालेंगे, एंड देन आगे आप करेंगे। यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है? सही आंसर यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर 4 कॉज। पहले आप क्या करेंगे? गुणवात्मक जो आपका डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उस जो कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करेंगे। फिर क्या करेंगे? आप क्वांटिटेटिव में जाएंगे, वहां से उसको एनालाइज करेंगे, एंड देन उसके बाद उसको यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे, है ना। तो क्वालिटी आपको तो ध्यान रखना है, पहले रहेगी हमेशा। गुणवत्ता जैसे हमारे लेक्चर्स की होती है, और उसके बाद फिर आपकी बात होती है किसकी? क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, ओके। तो आपको भी क्या करना है? क्वांटिटी पे उतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये क्या है? सेकेंडरी है। क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है कि आप जो है पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। एक अन्वेषणात्मक अनुक्रमिक अभिकल्प का सही अनुक्रम क्या होगा? पहले हम गुणात्मक दर संकलन करेंगे, गैदर करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर ये वाला गैदर करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, और फिर यहाँ पे हम उसका निर्वचन करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अलोस्टासिस इज द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू एक्यूट स्ट्रेस बाय रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स इन द इवेंट ऑफ चैलेंज विद द गोल ऑफ टू रिस्टोर द होमियोस्टेसिस। सवाल देखिए वही पूछा है, बस जो है पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, जो वो HPA एक्सिस
कॉर्टिसोल वो सब पूछना चाह रहे थे, वही पूछा है, बस यहाँ देखिए दिया भी हुआ है HPA एक्सिस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। PYQ फिर से रिपीट हुआ है, बधाई हो आपको। ठीक है, 25-30 PYQ लग रहा है यहाँ पे, उन्होंने पूछ लिए थे इस पेपर के अंदर। ठीक है, allostasis is a process of adaptation to acute stress by releasing stress hormones in the event of challenge with a goal to restore the homeostasis। ठीक है, ओके, आपको ये तो पता है ना स्टेसिस मतलब क्या होता है। ओके, होम्योस्टेसिस मालूम था, स्टेसिस निकाल सकते थे, ये क्या कुछ एक ऐसी ही चीज होती होगी। HPA एक्सिस गेट्स एक्टिवेटेड इन द इवेंट ऑफ स्ट्रेस, आपको मालूम है जैसे ही स्ट्रेस आएगा HPA से छूटता है, नीचे आके बोलता है कि आप भी छूटो, फिर ACTH छूटता है, देन आगे जाके आपको कॉर्टिसोल वगैरह वहां से निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम है, ये वाला सही है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे गेस ले सकते थे कि ये भी सही होगा, है ना। और यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, सही आंसर होता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एलोस्टेसिस में क्या होता है कि आप प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू एक्यूट स्ट्रेस, आप इस प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, एक्यूट स्ट्रेस को अडेप्ट कर लेते हैं बाय रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स ना, रिलीज करता है इन द इवेंट ऑफ चैलेंज विद द गोल टू रिस्टोर होम्योस्टेसिस। इसको फिर से नियंत्रित करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एलोस्टेसिस क्या है, एलोस्टेसिस अत्यधिक दबाव के प्रति अनुकूलन की प्रक्रिया है, जिसमें चुनौती की अवस्था में समस्थिति पुनर्स्थापित करने के लिए, है ना, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए लक्ष्य से शरीर में दबाव के हार्मोनों का उत्सर्जन होता है। ए और आर यहाँ दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि यहाँ क्या बात हो रही है, दबाव की अवस्था में HPA धुरी सक्रिय हो जाती है। इसके बाद देखिए हम देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अगला सवाल पूछ रहा है रेजिस्टेंस टू परसुएशन में बी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रिएक्टेंस, इमोशनल अपील, फोर वार्निंग, या फिर आप सेलेक्टिव अवॉइडेंस से। ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हैं पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किनके कारण अनुनयन की प्रतिरोधकता में वृद्धि हो सकती है, मैंने परसुएट कर रहे हैं उसको रेजिस्ट करना है। प्रतिक्रियात्मकता, संवेगात्मक आग्रह, पूर्व चेतावनी, चयनात्मक परिहार, इसमें से आपको ये शायद पहले कराया हुआ है, A C D जो है तीनों ऑप्शन आएंगे इसके, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। इमोशनल अपील की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस टू परसुएशन में भी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इमोशनल अपील के बिना हम इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है ACD यहाँ पे सही आंसर होता है। इसके बाद देखिए एक और सवाल, ये देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बड़ा ही आसान सवाल, आपको केवल इसका हिंदी में अगर थोड़ा बहुत आता तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पर दी हुई है, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, बॉडी, विज्ञान, वेदना, सन्ना एंड रूपा। ठीक है, तो रूपा क्या कर रही है यहाँ पे, प्रत्यक्षण, विज्ञाना, वेदना, सन्ना, रूप, शरीर, संवेदना, चेतना, प्रत्यक्षण। आपको ये मालूम है कि नहीं कि हम जो हमारा शरीर है उसको हम रूप कुछ बोल सकते हैं, है ना, शरीर को रूप, या फिर आप यहाँ देखिए बॉडी को बोलते हैं ना कि इसका रूप बड़ा सुंदर है, बॉडी बड़ी सुंदर है, रूप, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं लॉजिकली। डी के साथ 4 कहाँ मिल रहा है, केवल यही मिल रहा है और यही जो इसका आंसर है ना। ज्यादा आपको स्मार्ट नहीं बनना है, आपको थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। इस प्रकार से भी आप, जरूरी नहीं कि आपको ये चारों चीजों के चारे ऑप्शन मालूम हो, एक को आपको सिर्फ निकालना था, आपका आंसर सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ए के साथ 3 प्रत्यक्षण क्या है, प्रत्यक्षण सन्ना है, आगे के लिए ध्यान रखिए, है ना, तो आपसे हम प्रत्यक्षण को क्या बोलेंगे, सन्ना बोलेंगे। तो आपकी सन्ना कैसी चल रही है, ठीक है, प्रत्यक्षण क्या है, प्रत्यक्षण सन्ना है। चेतना क्या है, चेतना विज्ञाना है। संवेदना क्या है, संवेदना आपकी वेदना है ना, देखिए वेदना वेदना ऐसे भी निकाल सकते थे आप, संवेदना वेदना। ठीक है, खैर जाने दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शरीर क्या है आपका यहाँ पर, रूप है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। ठीक है, ओके, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे सवाल, और ये आई गेस आपका ये अंतिम सवाल है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस, और ये था आपको करंट अफेयर का सवाल, इज मार्क्ड बाय 4 फेजेस नेमली एंटीसीडेंट एनालिसिस who were associated with each phase sequentially, ब्रॉयर, GT फ्रेशनर, सुरीवान, आडलर। किसने क्या किया पूछ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कौन कौन यहाँ पे था। अगर आपको मालूम है 1800 के आसपास इनका जन्म हुआ था तो उस हिसाब से भी आप इसको निकाल सकते थे। फेशनर सबसे पहले आएंगे, जैसे ही फेशनर आते हैं पहले, बाकी सब पीछे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आते हैं पहले बाकी सब पीछे हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या होता है, BADC, BADC। ध्यान रखेंगे इस ऑर्डर को, आगे हो सकता है नहीं पूछेंगे वैसे, लेकिन ध्यान रखिएगा इस ऑर्डर को। फेशनर पहले आएंगे, फेशनर पहले आए, उसके बाद कौन आए, ब्रॉयर, फ्राइड के साथी में करते थे तो खेलते थे। उसके बाद एडलर हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा ये भी याद होगा ना आपको कि एडलर, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, और आपकी कौन थी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, साइकोएनालिसिस यानी कि सिगमंड फ्राइड की, है ना। आपको बताया था तीनों दोस्त थे, चट्टे बट्टे थे, साथ में खेलते थे। ठीक है, तो जब फेशनर इतना पहले पैदा हो रहे हैं तो यहाँ पे एडलर सबसे पहले कैसे आ सकते थे, क्या बोल रहे हैं, एंटीसीडेंट, मतलब पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको निकालते आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे आप निकाल लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, BADC सही आंसर यहाँ पर होता है। ठीक है,
मनोविश्लेषण का विकास के इसके चिन्हक है यथा 4 चरणों पूर्ववर्ती संस्थापक विद्रोही और विकासकर्ता। प्रत्येक चरण से हिंदी में क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रूअर ब्रूअर ब्रॉयर है, जीटी फैक्नर अपने मन से फेंक रहे हैं जो फेंकना है इनको, यहाँ फैशनर है यहाँ फैक्नर है, ठीक है। तो जीटी फैक्नर जो है गुस्टाव, जीटी फैशनर जो है वो पहले आएंगे आपके बी, देन आपके ब्रॉयर आएंगे ब्रॉयर, देन आपके डी में एडलर आएंगे और आपके सी में कौन आएंगे, सुलीवान यहाँ पर आएंगे, सलीवान, ठीक है। तो ये होता है सही ऑर्डर, फैशनर ब्रॉयर एडलर एंड सुलीवान, इस प्रकार से आप इसको याद रखें। राइट, ओके। तो इसी के साथ आपका ये जो है यहाँ पर दिसंबर 2023 का आपका ये जो पेपर है कंप्लीट, आपका जो पीवाईक्यू है ये आपका कंप्लीट और कंप्लीट और कंप्लीट और कंप्लीट और कंप्लीट सॉल्व होता है यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीटली इसको हमने सॉल्व कर दिया है आंसर्स के साथ। तो आप ये नहीं कहिएगा सर 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 हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास पीवाईक्यू नहीं है, हमारे पास आंसर की नहीं है, हम क्या करें। कुछ नहीं करना है, ये वीडियोस को ध्यान से देखना है, एग्जाम के पहले 2 3 4 बार इसको देखना है ना। 2-4 नंबर तो आपके यहीं से निकल जाएंगे सही सही, ठीक है। इसको बस रिपीट करके देखना है आपको। आप लोग एक चीज़ नहीं करते, वो क्या है, वो है रिपीटेशन। रिपीट नहीं करते हैं यानी कि आप रिवाइज नहीं करते हैं ना, तीसरा आर बोल देंगे तो खैर जाने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रिपीट करिए रिवाइज करिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको फायदा होगा। इन्हीं वीडियोस को आप बार बार जानते हैं, आपको आवाज़ पसंद नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, 2 नंबर चाहिए आपको, 4 नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसको बार बार आप देखें और बार बार देखें और उसके बाद फिर से बार बार देखें, तो आपको जो है आंसर सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो भी बातें आपको बताई गई हैं उनको नोट डाउन करें, अच्छा लगा तो आप जो है आगे हमारे कोर्सेज वगैरह के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपको जो है वहाँ से प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे दिसंबर 2023 का कंप्लीट पेपर। और अगर आपको लगता है कुछ प्रश्न छूट गए हैं, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो प्रीवियस वीडियो बनाई गई थी, उन वीडियो के अंदर वो सवाल जो आपके रिसर्च वाले, रिसर्च नॉट इन सेंस बट आपके जो पैराग्राफ वाले सवाल है वो वहाँ पे कम्प्लीटली उनको सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हैं, एक लिस्ट बन जाएगी, वहाँ से आप कम्प्लीटली उसको फॉलो कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक